हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास का टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। दिस इज द पार्ट 53 ऑफ दिस सीरीज। ऑन एंड अराउंड 8 बजे वीडियो आपको मिल जाता है। जेएसएससी के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा पेपर 1 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर मूविंग फर्दर, आज का जो क्लास होगा उसमें जेएसएससी लेडी सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था, तो उसके कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्लस में जितने क्वेश्चन है वो सारे एसएससी सीजीएल का है और 2021 का है। एग्जाम 2022 में हुआ था, 2021 में नहीं हुआ था, तो उसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और प्रीवियस ईयर तो पढ़ना ही चाहिए आपको, सब हम लोग देख के चलेंगे। तो मैं सारा प्रीवियस ईयर को इंक्लूड करना शुरू कर दिया हूँ, तो बहुत चीज़ आज जानने को है, तो क्लास मिस करके न जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 53। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा सब लेक्चर का, और क्विज के लिए भी वहाँ पे कनेक्ट रहें। देखिए, आप लोग झारखंड से बिलोंग करते हैं और मेरा आवाज़ आप तक पहुँच रहा है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जो लोकल न्यूज आता है, जो आपके एग्जाम के लिए फ्रूटफुल चीज़ें हैं, प्लस में जो स्टैटिक बैकग्राउंड बन सकता है, वो भी मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। और किसी का मैं पैसा नहीं लेता हूँ, अगर बाहर लेक्चर में बोलता हूँ तो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। द स्पाई वाज सेंटेंस्ड टू डेथ एज ही वाज डैश एनिमी ऑफ द कंट्री। ये सेंटेंस देख लीजिए, लेडी सुपरवाइजर का यह क्वेश्चन है। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक करना है सुटेबल वर्ड से। क्या भराएगा? ए, एन और द। एन तो ऐसे काट लीजिए, एन एनिमी लगेगा, ही वाज एन एनिमी लगेगा, लग सकता है अगर सोचा जाए तो देखिए ऐसा तो क्या लगा दें। देखिए, इसे बनाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। एक स्ट्रक्चर आता है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो अगर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर है तो दोनों नाउन के पहले आर्टिकल द लगता है। ठीक है, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर अगर आए तो दोनों नाउन के पहले आर्टिकल द लगता है। तो इस तरह से यहाँ से देखिए, यहाँ एनिमी एक नाउन है, बीच में प्रीपोजिशन ऑफ लगा हुआ है, या कंट्री भी एक तरह का नाउन है। ओके, तो यहाँ पे नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर आ गया, तो दोनों नाउन के पहले इस कंट्री के पहले तो द लगा हुआ है, लेकिन इस एनिमी के पहले द नहीं लगा हुआ है। तो वी हैव टू यूज द हियर टू मेक सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। तो द लगा दीजिए, सेंटेंस सही हो गया। आई होप कि यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यह लेडी सुपरवाइजर में आया हुआ क्वेश्चन है जेएसएससी का। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। और अब से जो आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सारा का सारा जो है आपको एसएससी सीजीएल का है, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट सारा एसएससी सीजीएल का है। सिनोनिम बताना है मोनोटोनस का, बोरिंग, कंपल्सरी, इवेंटफुल या फिर मोमेंटस। इसका आंसर हो जाएगा मोमेंटस। मोमेंटस मतलब होता है एक तरह का मोनोटोनस। सही, वही तो सोच रहा हूँ मोमेंटस कहाँ से आ गया। मोनोटोनस का मतलब होता है ना बोरिंग टाइप का, उबाऊ। ठीक है, टीडियस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। क्या होगा? मोनोटोनस मतलब बोरिंग, उबाऊ। आपको लगता है ना कभी काम करते करते बोरिंग लगने लगता है, तो कहीं पे टहलने आप लोग निकल जाते हैं, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं मोनोटोनस या उबाऊ, बोरिंग बोलते हैं। जैसे कुछ सिनोनिम के बारे में बात करें तो बोरिंग का एक मोनोटोनस होता है, टीडियस एक वर्ड याद रख लें। कंपलसरी मतलब जानते होंगे, नेसेसरी होता है। और इवेंटफुल मतलब होता है बिजी या एक्टिव शेड्यूल, आप लोग का कुछ काम कर रहे हैं डे में और उसमें आपके पास टाइम नहीं है, तो बोलते हैं कि यार इवेंटफुल है, मेरा एकदम बिजी शेड्यूल चल रहा है। मोनोटोनस का मतलब होता है सिग्निफिकेंट ना, बार बार उल्टा पुल्टा हो रहा है। मोमेंटस का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, ठीक है, जिसका कोई इंपॉर्टेंस है थोड़ा ना, तो उसको बोलते हैं मोमेंटस, सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट एक इडियम आता है टू होल्ड वाटर। ये बहुत ही एक अच्छा इडियम है। टू बी वैलिड एंड रीजनेबल, टू बी अनस्टेडी एंड अनश्योर, टू बी लार्ज एंड डीप, टू बी सैड एंड डिप्रेस्ड। क्या होना चाहिए? देखिए, टू होल्ड वाटर का मतलब होता है ना, इसमें कुछ सेंस होना। क्या होना? कोई सेंस होना। तो आंसर इसका ये चला जाएगा। किसी को सुन रहे हैं ना, कोई सेंस है बात में? मतलब मीम्स भी चलता है, नहीं कोई सेंस है, तो वही होता है। टू होल्ड वाटर का मतलब होता है कोई रीजनेबल चीज़ होना। तो सेंटेंस में आपको कभी कभी ऐसे देते हैं कि योर स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड एनी वाटर। तो अगर कोई ऐसा बोलता है आपसे कि योर स्टेटमेंट डजंट होल्ड एनी वाटर, इसका मतलब कहने का तात्पर्य है कि आपका जो स्टेटमेंट है उसका कोई मतलब नहीं बनता है। बात समझ में आ रहा है? तो होल्ड वाटर का मतलब ये होता है कि एक सिग्निफिकेंट होना या कोई चीज़ वैलिड होना। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड डीप है, इसको याद रखिएगा। डीप का एक एंटोनिम होता है सैलो। डीप मतलब क्या होता है पता होगा? गहरा। और सैलो मतलब होता है छिछला। तो डीप का एंटोनिम एक सैलो होता है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सैड, डिप्रेस्ड एक तरह का सिनोनिम से देखने को मिल जाएगा। डिजेक्टेड होता है, डिसअपॉइंटेड भी यूज कर सकते हैं सैड के लिए। आंसर इसका ये हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आई आस्क्ड माई फ्रेंड वेयर हैड ही लर्न टू डांस सो वेल। अब देखिए सेंटेंस में कहाँ पे एरर है आपको पता करना है। वेयर हैड ही लर्न टू डांस आई आस्क्ड माई फ्रेंड सो वेल। क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर अगर समझ पा रहे होंगे, सेंटेंस किस में है? यह सेंटेंस जो है से इनडायरेक्ट स्पीच में है। और इनडायरेक्ट स्पीच में यह क्या है? देखिए WH वर्ड लगा हुआ है, यानी कि यह इंट्रोगेटिव का डायरेक्ट स्पीच है। और इंट्रोगेटिव का जब डायरेक्ट स्पीच आप बनाते हैं, जब कोई भी डायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, यू गिव जस्ट अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन टू समवन, समबडी और समवन होम यू आर टॉकिंग। तो अगर किसी इंसान से आप बात कर रहे हैं तो उसको जस्ट अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन देते हैं,
न कि उससे क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ से हैड और ही यूज किया गया, इसका तात्पर्य है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट यूज किया हुआ है, और हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप लोग यूज करते हैं। तो जो मैं कहने का तात्पर्य है कि जो कोई भी इनडायरेक्ट स्पीच होता है वह एक स्टेटमेंट होता है, और स्टेटमेंट एक इनडायरेक्ट स्पीच नहीं बनता है, यानी कि सेंटेंस इंफॉर्मेटिव बना देना होता है। तो अगर कोई इनडायरेक्ट स्पीच अच्छा से आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा कि हम लोग को सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, ठीक है, कभी भी वहाँ पे पहले यूज नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। हम लोग को इंट्रोगेटिव बनाना नहीं होता है, इनमें इन्फॉर्मेशन देना होता है। तीसरा सेंटेंस समझ लीजिएगा, आई आस्क्ड माई फ्रेंड वेयर हैड ही नहीं, ही हैड यूज होगा, तब जाकर सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में इसका एरर था, समझ में आ गया। कोई भी जो इनडायरेक्ट स्पीच हो तो उसमें देख लीजिएगा जस्ट अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन देते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप बनता है। इनडायरेक्ट स्पीच में तो WH वर्ड यूज होता ही है, WH के साथ इसका दैट यूज नहीं होता। याद रखिएगा, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है इंट्रोगेटिव का उसमें दैट कंजक्शन यूज नहीं होता है, बाकी में होता है लेकिन इसमें नहीं होता, क्योंकि वेयर भी एक कंजक्शन जैसा ही कार्य करता है, तो बाकी कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो समझ लीजिएगा इसको। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया जाएगा, तो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पैसिव वॉइस, द चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द न्यू हॉस्पिटल। यहाँ पे उद्घाटन किया है भाई न्यू हॉस्पिटल का। चलिए सेंटेंस को पकड़ेंगे, बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। जो इनऑग्रेटेड वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, उद्घाटन किया, ओके, जैसा कि अगर सेंटेंस में समझ पा रहे होंगे तो उद्घाटन किया कहने का तात्पर्य है यह सिंपल पास्ट टेंस चला जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव में वाज वेयर प्लस V3 आता है, जहां भी वाज वेयर नहीं रहेगा बिना सोचे हम उसको काट देंगे। उसके बाद हमको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आंसर मिल चुका है। अब बताते हैं द न्यू हॉस्पिटल इज ऑब्जेक्ट हियर, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, इसके अनुसार वाज आएगा क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। वाज के बाद V3 लगता है तो इनऑग्रेटेड लग जाएगा, और उसके बाद बाई के पास एजेंट लगा देना, जो कि यहाँ पे द चीफ मिनिस्टर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनकर आ जाएगा। तो इस तरह से इसका पैसिव वॉइस हो गया। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। वन वर्ड बताइए, अ स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टिकुलर कंट्री और रिलीजन। कहने का मतलब होता है ना कि मान लेते हैं कि कोई एक पार्टिकुलर कंट्री है, वहाँ से एक स्टाइल है जो कि आप फूड बनाने का, तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है क्यूजिन बोला जाता है ना, CUIASIN, यानी कि खाना बनाने की शैली जो पार्टिकुलर और देश से निकल के आया है। जैसे आप लोग देखे होंगे दाल बाटी चूरमा बनता है, फिर डोसा बनता है, फिर बंगाल में बिहार में लिट्टी चोखा बनता है। तो अलग अलग, मतलब मैं रीजन के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पे अलग अलग कंट्री के बारे में बात किया जाता है। तो सब अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है फूड आइटम्स आता है, तो वहाँ जो बनाने का शैली होगा ना, समझ सकते हैं कि लिट्टी चोखा कैसे बनता है, दाल बाटी चूरमा कैसे बनता है, ढोकला कैसे बनता है, फिर उसके बाद होता है क्या उसको बोलते हैं, मसाला डोसा कैसे बनता है ये सब जो है कहीं कंट्री से या फिर ओरिजिन से आता है। तो उस स्टाइल को पार्टिकुलर जो कंट्री से रिलीजन से निकल कर आया है, रिलीजन बोल रहा हूँ, देखिए रीजन से निकल कर आया है, उसको क्यूजिन बोला जाता है। बाकी सारा वर्ड्स का मीनिंग देख लिया जाए। क्रेज, क्रेज एक ऐसा वर्ड होता है ना, प्लेस वेयर चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। ये फ्रेजल वर्ब है, इसको देख लीजिए, कभी पूछ देगा, बहुत बार पूछा भी है इसको, लुक्ड आफ्टर, ठीक है। तो एक ऐसा मतलब जगह जहाँ पर चिल्ड्रेन को जो है देखभाल किया जाता है। करने का तात्पर्य जैसे कोई छोटे बच्चे हैं, जब उनके माता पिता कहीं काम करने जाते हैं, ओके, तो क्या करते हैं कि वहीं क्रेच में रख देते हैं, और जब आते हैं तो वहाँ से उसको उठा लेते हैं। इस तरह से कहानी होता है, उसको क्रेच बोला जाता है। एंटीक मतलब होता है ना बहुत ही कोई पुराना चीज़, लेकिन एक यूजफुल पोसेशन। नहीं देखे हैं कि कोई मतलब लियोनार्डो डा विंची का जो मान लेते हैं कि जो फोटो है, ठीक है, तो वो क्या है, वो जो है बहुत एक एंटिक पीस है, तो उसको बोलते हैं एंटिक है, पुराना है, लेकिन बहुत ही एक यूजफुल पोसेशन। पोसेशन मतलब एक तरह का सामान बोल सकते हैं, अधिकार, मटेरियल। मेन्यू का मतलब होता है फूड आइटम्स का, आप लोग देखते हैं लिस्ट होता है, उसको मेन्यू के नाम से जाना जाता है। और कैटलॉग, CATALOGUE, इसमें लिस्ट ऑफ बुक्स होता है, उसको कैटलॉग बोला जाता है ना, लिस्ट ऑफ बुक्स को कैटलॉग बोला जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, सारा वर्ड का मीनिंग बता दिया गया। चलते हैं एक नेक्स्ट स्टेडियम की ओर। प्ले विथ फायर, नहीं बोलते हैं कि आग से मत खेलो, ठीक है, इसका मतलब टू बी करेजियस, टू स्प्रेड नॉलेज, टू डू समथिंग डेंजरस, या टू फाइट टू फाइट एन ओपोनेंट, यानी किसी से मतलब एक बोल सकते हैं कि मतलब ओपोनेंट मतलब होता है विरोधी, या बोल सकते हैं कि एक जो होस्ट होता है उसके, या फिर नहीं विरोधी ही बोलिए, ठीक है, जो एक टीम होता है दूसरा टीम का विरोधी होता है तो ओपोनेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो मीनिंग होगा ना वो हो जाएगा टू डू समथिंग डेंजरस, यानी कि कोई चीज डेंजरस काम करना, उसके लिए यूज होता है प्ले विथ फायर, ओके। जैसे बाई जंपिंग इनटू द डीप वेल ही इज प्लेइंग विथ अ फायर, एक सेंटेंस यूज कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, आप लोग फ्रेम कीजिए। बाई जंपिंग इनटू द डीप वेल ही इज जस्ट प्लेइंग विथ अ फायर, और फायर नहीं विथ फायर, समझिए, इस तरह से हो गया। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ अबैंडन। अबैंडन मतलब क्या होता है,
पोसेस, रिटेन, रेस्क्यू या फिर क्विट। देखिए अबेंडन का मतलब होता है कोई चीज़ त्याग देना, कोई चीज़ त्याग देना, छोड़ देना, लीव कर देना, रेलिंक्विज कर देना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो है सिनोनिम बताना है तो क्विट हो जाएगा। ओके, पोसेस मतलब कोई चीज़ धारण करना होता है ना, कोई चीज़ पोसेस हो या फिर रिटेन हो, उसका मतलब धारण करना या अपने पास रखना ही होता है इसका मतलब। ठीक है, जैसे आई पोसेस 1 लैपटॉप एंड 1 कीबोर्ड। ओके, इस तरह से तो समझ गए। तो इस तरह से होता है। रिटेन का मतलब वही होता है कोई चीज़ धारण करना। रेस्क्यू मतलब बचाना होता है। क्विट मतलब यहाँ पे कोई चीज़ छोड़ देना। या क्विट जो होता है, और एक क्वाइट में अंतर है ना, इस क्वाइट का मतलब बिल्कुल होता है, इस क्वाइट का मतलब बिल्कुल होता है, या क्विट मतलब कोई चीज़ छोड़ देना होता है। ठीक है, क्विट। जैसे एक केबीसी में सुने होंगे कि मैं क्विट करना चाहता हूँ, एक क्विट भी होता है। चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। समीम हैव नॉट अटेंडेड स्कूल फॉर 4 days नाउ। इसमें कहाँ पे एरर है, साफ साफ पता चल रहा होगा कि समीम के साथ यहाँ पे हैव लगाया हुआ है। समीम इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो व्हाई वी यूज हियर हैव, वी हैव टू यूज हियर हैज। हैज लगाइए, सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। यहाँ पे ऑप्शन शायद लगता है डी डालना भूल चुका हूँ, सी इसका आंसर हो जाएगा। डी देखेंगे, देखते हैं कुछ और डालते हैं। द ड्रेस में प्लीजेंटली बी डिलीवर्ड टू अस एट द अर्लीस्ट। देखिए द ड्रेस में प्लीजेंटली बी डिलीवर्ड, जो लोग स्पोकन इंग्लिश करते होंगे उनको पता होगा, जो मतलब कैजुअल इंग्लिश जो होता है स्पोकन इंग्लिश में इस तरह से वर्ड यूज किया जाता है, द ड्रेस में प्लीजेंटली बी डिलीवर्ड टू अस। बट हम लोग जो है यहाँ पे ग्रामर में ऐसे यूज नहीं करते हैं, हम लोग यूज करना पड़ेगा द ड्रेस में काइंडली बी डिलीवर्ड। ठीक है, ड्रेस में काइंडली भी डिलीवर्ड, यानी कि हम लोग को जो है ड्रेस जो है अर्लीस्ट मतलब जो समय दिया गया उससे पहले तक अच्छे से पहुंचाया जा सकता है। तो यहाँ पे मेक काइंडली यूज करना होगा, प्लीजेंटली नहीं। ठीक है, फॉर्म वो जो बात किया मैं आपको कैजुअल इंग्लिश या स्पोकन इंग्लिश में चलता है, यहाँ पे नहीं चलेगा। तो मे के बाद आपको काइंडली यूज करना पड़ेगा। तो द ड्रेस मेक काइंडली होगा ना, देख लीजिएगा, द ड्रेस मेक काइंडली बी डिलीवर्ड टू अस एट द अर्लीस्ट। यही सही सेंटेंस हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 1 वर्ड बताना है, अनेबल टू एक्सप्रेस फीलिंग क्लियरली, यानी कि अगर अपना फीलिंग को क्लियरली बता नहीं पा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, इनआर्टिकुलेट, एफ्लुएंट, एलोक्वेंट या फिर वर्बोस। सही आंसर हो जाएगा इनआर्टिकुलेट। एक ऐसा पर्सन जो अपना फीलिंग को बता नहीं पाता है उसको इनआर्टिकुलेट बोलते हैं। आर्टिकुलेट एक ऐसा प्राणी होता है जो क्या करता है, जो कि अपना फीलिंग को अच्छा से एक्सप्रेस कर सकता है, बोलने में बहुत ज़्यादा मतलब तेज हो, समझ में आ रहा है। तो आर्टिकुलेट का इनआर्टिकुलेट भी हो सकता है, इन लगाकर किसी का अपोजिट मीनिंग दिया जाता है। सबका नहीं, सबको बनाने का तरीका अलग होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसको इन लगाकर जो है आप लोग अपोजिट मीनिंग में आ सकते हैं, जैसे ट्रांजिटिव टू इंट्रांजिटिव। ओके, चलिए। एफ्लुएंट का मतलब रिच होता है, एलिक्वेंट मतलब यही होता है। देखिए जो एलिक्वेंट वर्ड है इसका मतलब होता है आर्टिकुलेट। एलिक्वेंट का मतलब होता है आर्टिकुलेट, जो अपना फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं क्लियरली। और वर्बोज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वर्ड यूज करना, वर्ड ही इसका सिनोनिम होता है ना, WRDY, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। सारा क्वेश्चन जो है SSC के सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ है। एफ्लुएंट सारा लिखा हुआ है, शायद रिच या प्रोस्पेरस होता है, एलिक्वेंट, आर्टिकुलेट या फ्लुएंट होता है, वर्बोज होता है वर्ड ही होता है। यहाँ से रिच से कुछ बात बता रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए 2 वर्ड होता है, याद रख लीजिएगा, द रिच एंड द पुअर। रिच और पुअर तो ऐसे क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को आप लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं एस और एस लगाकर, एडजेक्टिव प्लूरल नहीं बनाते हैं। नाउन और नाउन में एस और एस लगाकर हम लोग उसको प्लूरल बनाते हैं। बट यहाँ पे रिच को अगर प्लूरल को के पहले अगर आर्टिकल द लगा दिया जाता है तो इसको ध्यान रखिएगा, ये प्लूरल बन जाता है। और इसकी जब प्लूरल बन जाता है तो आपके माइंड में सब सारा चीज़ हिट करना चाहिए कि जब कोई चीज़ प्लूरल बोल दिया तो भर भी प्लूरल आएगा, उसके साथ पोसेसिव भी प्लूरल आएगा। तो सारा चीज़ ध्यान दीजिए, इस पर एरर आता है, द रिच और द पुअर। तो कभी कभी ना पुअर करके दे देंगे आपको, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अरे यार सही है, कॉन्स्ट्रिक्ट है। कॉन्स्ट्रिक्ट एक वर्ड है, यह थोड़ा नया वर्ड है, बहुत लोगों को कम देखने को मिला होगा। कॉन्स्ट्रिक्ट है, मुझे लगा कंस्ट्रक्ट तो नहीं है, कॉन्स्ट्रिक्ट है, स्माइट, चोक, स्ट्रेच या फिर क्रैम। इसका सही एंटोनिम बताना है, इसका हो जाएगा स्ट्रेच। जो कॉन्स्क्रीट होता है ना, इसका मतलब कोई चीज़ सिकुड़ना, कोई चीज़ देखें सिकुड़ना, तो कोई जब सिकुड़ जाता है उसको बोलते हैं कॉन्क्रीट, तो इसका स्ट्रेच हो जाएगा अपोजिट मीनिंग। बाकी सारे वर्ड्स को भी देख लेते हैं, जैसे स्माइट है, उसका मतलब होता है कोई चीज़ बीट करना, पिक ऑफ करना या फिर ओवरकम करना, मतलब किसी को हरा देना। चोक मतलब होता है ना कि ब्लॉक कर जाना या फिर स्टॉप कर जाना, गला किसी का होता है ना चोक या ब्लॉक। स्टिच का मतलब ये होता है कोई चीज़ एक्सपेंड करना या फिर स्कैटर कर देना। और क्रैम्प का मतलब जर्क होता है, जैसे कि आप लोग का कभी मतलब मसल्स में क्रैम्प आ जाता है, जर्क यानी कि ऐंठन आ जाता है, उसको क्रैम्प बोला जाता है। ऑप्शन इसका सी आंसर हो गया, सॉरी फॉर दैट कि मुझे लगा कंस्ट्रक्ट है। कंस्ट्रिक्ट है जिसका मतलब होता है सिकुड़ना, अब इसका हो जाएगा स्टिच यानी कि फैलना, एक्सपेंड करना। 13 क्वेश्चन अच्छा है। सिंस सेटिंग अप द चैरिटी हैज रेज्ड $1 million।
देखिए 1 मिलियन में कितना होता है, 1 मिलियन होता है 10 लाख। सिंस सेटिंग अप द चैरिटी हैज रेज्ड $1 मिलियन। देखिए इस सेंटेंस में गड़बड़ क्या है, ध्यान समझिएगा। जब से चैरिटी बना तब से, सिंस सेटिंग अप में देखिए जब चैरिटी बनाया गया है उसी समय से, इसको ऑप्शन नंबर ए ही इसको इम्प्रूव कर सकता है। सिंस बेइंग सेटिंग अप, जब यह मतलब सेटअप हुआ, स्थापित हुआ तब से, तो उसके सेंस में जब से हुआ के सेंस में हमको बीइंग यहाँ पे देना पड़ेगा जिरंड, अदरवाइज इसका मीनिंग जो है से नहीं निकलेगा। सिंस सेटअप नहीं, सेटिंग अप नहीं होगा, सिंस बीइंग सेटअप होगा, जब से इसको बनाया गया तब से, ठीक है। उस समय से अब जो है से क्या किया है, $1 मिलियन से फंड जो है से इकट्ठा कर लिया है। डॉलर मतलब अवधि 80 रुपया चल रहा है $1 का मूल्य। तो आंसर इसका ए हो गया, सिंस बीइंग सेटअप ही इसको सही कर सकता है। और ध्यान दीजिएगा सिंस बीइंग सेटअप होगा, सेटिंग अप नहीं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, इसमें एक एरर बताना है। आई वॉज एंग्री ऑन माई सेल्फ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एक लेक्चर मुझे याद है, आपको मैं अच्छे से बताया था, शायद यहाँ पे मैं देता हूँ, मेरा आदत तो है कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसका जो आंसर होता है। नया स्लाइड में नहीं डालता हूँ क्योंकि क्या ज़रूरत है ज़्यादा, मतलब पेज बर्बाद करने से, ठीक है। साइज बड़ा करना अच्छा नहीं लगता मुझे। वह आपका रहेगा यहीं पे सारा, जो मतलब इसके अगर एक्सप्लेनेशन रहेगा तो यहीं पे आपको मिल जाता है इस इधर वाले पार्ट में। तो क्वेश्चन था कि आई वॉज एंग्री ऑन माई सेल्फ फॉर मेकिंग सच अ सिली मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑन माई सेल्फ वाला पार्ट में गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि इससे पहले एंग्री है और आपको याद है क्या बताया था, एंग्री के साथ प्रीपोजिशन विथ भी लगता है और एंग्री के साथ प्रीपोजिशन एट भी लगता है। दो चीज़ बताया था आपको। एंग्री विथ समबडी और समथिंग होता है, अगर कोई आदमी से कोई इंसान है उससे आप एंग्री हैं तो उसके साथ विथ यूज करना है प्रीपोजिशन। लेकिन किसी पर्सन के बिहेवियर से, कोई बिहेवियर है उसका काम आपको पसंद नहीं आया, उस पर आप एंग्री हैं तो वहाँ पर प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। तो एंग्री विथ अ पर्सन एंड एंग्री एट सम बिहेवियर, ठीक है। यस, यहाँ पे समथिंग बोल सकते हैं, तो इस तरह से यूज होता है। तो यहाँ पे एंग्री, आई वॉज एंग्री क्या होगा, अब यहाँ खुद पर ही कर रहा था ना, तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, एट या विथ लगे, क्योंकि अभी तो एक इंसान ही ना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ऑन माई सेल्फ वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। फिलर है डैश और नोट यू अलाउ मी आई एम गोइंग टू द फेयर। देखिए एक कंजक्शन होता है WHETH ईयर, वेदर और, ये चॉइस के लिए यूज कर सकते हैं, या तो वो के लिए। तो वेदर और नोट यू अलाउ मी, यानी कि आप मुझे अलाउ करो या ना करो, आई एम गोइंग टू फेयर, मैं बाजार जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो है से वेदर लग जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा ना। वेदर और कंजक्शन का पेयर यूज होता है, नीदर नॉर होता है, आइदर और होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है, ये सब पढ़े होंगे। बोथ के साथ एंड यूज होता है, तो ये सब आप लोगों को पेयर में आता है, ध्यान रखना चाहिए, इस पेयर आता है। और क्वेश्चन में देखिए बन के आ गया। कॉन्सेप्ट देख लीजिए, एक होता क्या है ना कि इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है कि मतलब क्वेश्चन कैसे भी आपको बना के दे सकता है। इस क्वेश्चन को मैं अगर बोलूँगा तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में डाल दूंगा, फिलर्स में डाल दूंगा, उसके बाद जो है से इसे पार्ट होता है कि फाइंड आउट द एरर, तो उस वाले पार्ट में डाल दूंगा। तो अलग अलग तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट सीखना है, वेदर के साथ और आता है, तो वेदर और नोट यू अलाउ मी आई एम गोइंग टू फेयर। दिस पार्क इज डैश द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी, ठीक है, उधवा बर्ड सेंचुरी है साहिबगंज का, ठीक है। दिस पार्क इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन दिस एरिया, कुछ एरर लग रहा है, इज लार्जेस्ट पहले आर्टिकल द है, दिस लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इज तो नहीं लगेगा, बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसमें कोई एरर नहीं है। डी को टिक लगा लीजिए, SSC CGL 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा लार्जेस्ट का पहले आर्टिकल द लगेगा। पुनः एक क्वेश्चन है JCC लेडी सुपरवाइजर का, इसको बनाइए। सिनोनिम बताना है, देखिए सिनोनिम ऐसे ही पूछते हैं कि सेंटेंस दे देंगे, उसमें कोई वर्ड डाल देंगे और उस वर्ड का आपसे मीनिंग पूछ देंगे। हो सकता है सिनोनिम ही पूछे, हो सकता है आने वाले दिन में एंटोनिम ही पूछ दें, हो सकता है पूछे भी होंगे आगे, अब तो आगे देखने को मिलेगा ना क्वेश्चन, अभी तो जस्ट उठाया हूँ, अब कुछ दिन अभी इसी का देखने को मिलेगा क्वेश्चन। स्पीकिंग, अच्छा आप लोगों को कोई सजेशन होता है तो कोई देते क्यों नहीं है, ठीक है, पैसा लगता है क्या सजेशन देने में। वो तो संदीप माहेश्वरी वाला डायलॉग हो गया कि जब बजट आया था तो सरकार ने हंसने पर या फिर ताली बजाने पर कितना टैक्स लगाया था, तो वही हिसाब किताब आप लोग का भी है, कोई फीडबैक नहीं देता है इंसान, बताइए, गजब हाल है नहीं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। स्पीकिंग हेल्प्स डैश एनी स्पोकन लैंग्वेज, एम्पलीफाई, रिड्यूस, मिटिगेट या फिर एलिविएट। इनहेंस का मतलब क्या होता है, इनहेंस का मतलब कोई चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना या उसको बढ़ाना, तो क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, अपोज मतलब इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इसका हो जाता है एम्पलीफाई करना, ठीक है, देख लीजिए। बाकी जितने भी वर्ड है ना, रिड्यूस, मिटिगेट और एलिविएट, सबका मतलब होता है कम करना, क्या होना, करना
कम करना, सबका मीनिंग होता है कम करना, इसको देख लीजिएगा। इन्हेंस का मतलब होता है एम्पलीफाई, जैसे बोलते हैं ना कि आपका अब जो स्पीकिंग जो शैली है उसको इन्हेंस करो, ठीक है, कोई भी चीज़ इन्हेंस करो, अपना लैंग्वेज स्किल को इन्हेंस करो, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, एम्पलीफाई, एम्पलीफायर का नाम सुने होंगे आप लोग, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तो शायद डाला हुआ नहीं है, आगे जो मतलब पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा ना तो सब मीनिंग डाल दूंगा इसका, ठीक है, रिड्यूस मिटिगेट सब कर दूंगा, ओके। फिर से माई पेरेंट्स डैश और रेस्टोरेंट, ध्यान दीजिएगा, इसको बताने से पहले कुछ बताता हूँ। जैसे मान लेते कोई प्रेजेंट में कोई किसी के पास कोई चीज़ है, तो उसको बताने के लिए जो है प्रेजेंट टेंस का ही आप लोगों को जनरली यूज करना है। जैसे कि मेरे पास एक कार है तो आई हैव अ कार यूज कर देंगे, बट अगर कोई चीज़ आपको बताना होगा उसके पास वो रखता है तो उससे इसमें ऑन यूज होता है, OWN, ऑन का मतलब कुछ रखना होता है। तो इसमें अगर जैसा प्रेजेंट टेंस आप लोग पढ़ते हैं ना, तो जैसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है उसके साथ एस या एस यूज किया जाता है, तो इसका भी आपको कहानी वही करना है। अगर किसी के पास कोई चीज़ है, अब वर्तमान में आप शो कर रहे हैं ऑन का यूज करके, तो वहाँ पे जो है से आपको ऑन्स लगाना पड़ेगा, बस समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे सेंटेंस देख लीजिए, माई पेरेंट्स डैश और रेस्टोरेंट, तो ऑन होगा, ओविंग होगा, इज ओइंग होगा, तभी बताया कि यहाँ पे ऑन या ऑन से यूज कर सकते हैं, OWNS। लेकिन तो कंडीशन मेरे पास फिर से वही आ जाता है कि फिर कौन सा यूज करें, तो ऑन यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। और माई पेरेंट्स क्या है, माई पेरेंट्स एक प्लूरल नंबर है, क्यों, क्योंकि पेरेंट्स जो है माता पिता दोनों आते हैं, तो वो कलेक्टिवली प्लूरल नाउन के जैसा कार्य करते हैं। तो पेरेंट्स का भी वर्ड आएगा तो मैं समझिए कि माता पिता है तो एक चीज़ है, वहाँ पे दो होता है और प्लूरल जैसा यूज होता है, तो प्लूरल के साथ तो प्लूरल वर्ब यूज करूंगा ना मैं। तो प्लूरल वर्ब कौन सा है, प्लूरल वर्ब वही है जो V1 में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। कितनी बार बता चुका हूँ, नॉर्मल सेंस में जो वर्ब्स होते हैं वो सारे के सारे प्लूरल होते हैं। आफ्टर एडिंग एस और ES विद देम वी गेट सिंगुलर वर्ब, समझ लीजिएगा। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। वीडियो कैसा लगता है फीडबैक आपको जरूर देना है। बाकी लर्न क्लास एजुकेशन को आगे बढ़ाते रहिए, एक थम्स अप जरूर देके जाएं और शेयर कर दें, ताकि जो सोसाइटी में अच्छी चीज़ें हैं आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। आज 2 बजे क्लास देखता हूँ हो पाएगा कि नहीं, तो हो जाएगा जल्द लगता है, तो 2 बजे मिलते हैं। और उस सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं देखता हूँ कि सिर्फ झारखंड जी के पीछे पड़े रहते हैं। झारखंड जी के तो सिर्फ 40 ही नंबर है ना, बाकी सारा भी तो कुछ करना है, तो उसका तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि मैं मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको, तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।